गली के मोड़ पर से एक सफेद रंग की कार आती है और धीरे धीरे आकांक्षा के घर के बाहर रुक जाती है। अरे बेटा, मेहमान आ गए, सब संभल के बैठो। माँ, ये लोग कौन है? अरे यही तो है लड़के वाले। ओह। दरवाजा खुलता है। जितेंद्र, उसकी माँ रीमा और पिता बबलू अंदर आते हैं। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए, बैठिए। जितेंद्र के होंठ हल्के हल्के लाल थे। देख बेटा, आज मुंह ज्यादा मत खोलना, वरना सबको तेरे लाल दांत दिख जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है माँ। जितेंद्र चुपचाप सोफे पर बैठ जाता है। तो आपकी दुकान कैसी चल रही है? जी पायल जी, महादेव की कृपा से बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, आपकी कपड़े की दुकान है ना? हाँ जी, हमारे कपड़े की 3 दुकानें हैं। एक दुकान तो बहुत बड़ी है, जो कि भीड़ भाड़ वाली जगह में है। जो दूर वाली दुकान है वो थोड़ी उससे छोटी है, लेकिन भगवान की कृपा से वो भी अच्छी खासी चलती है। अच्छा, आप जल्दी से लड़की को लेकर आइए पायल जी। हाँ हाँ, अभी लाती हूँ उसे। इसके बाद पायल देवी कमरे के अंदर जाती है और अपनी बेटी आकांक्षा को लेकर बाहर आती है। आकांक्षा के हाथ में समोसे और चाय थी। दीदी, चाय गिराना मत। जितेंद्र बस मुस्कुरा देता है और आकांक्षा के हाथ से चाय लेकर चाय पीने लगता है। जितेंद्र आकांक्षा को देखकर शर्मा रहा था और थोड़ा हंसना भी चाहता था, लेकिन वह हंसते हुए अपना मुंह खोलना नहीं चाहता था। खैर, जैसे तैसे इन लोगों की 3 महीने बाद शादी हो जाती है और इनकी शादी के 10-11 दिन बाद जब आकांक्षा अपने मायके आती है। अरे आकांक्षा, आ गई? कैसी है बेटा? तेरे ससुराल में सब कुछ ठीक चल रहा है ना? माँ, मैं तो तंग आ गई हूँ। ये जितेंद्र दिन रात पान खाते रहते हैं। सुबह उठते ही, खाना खाने के बाद, बाजार जाते समय, हर वक्त मुझे तो इन्होंने पागल बना दिया है। क्या? और बाकी सास ससुर तो ठीक है? अरे दीदी, तुम ससुराल में खुश नहीं हो? नहीं पिंटू, ससुराल वाले बहुत अच्छे, लेकिन मेरे पति की ये पान खाने की आदत मुझे बहुत परेशान कर रही है। तो ये बात है। बेटा तू चिंता ना कर। अरे हर किसी के अंदर कुछ न कुछ कमियां तो होती है। अब हमारे दामाद जी के अंदर ये पान खाने की कमी निकल गई। तभी मैं कहूँ, उस दिन जब ये आए थे तो ये हंस क्यों नहीं रहे थे? माँ, लेकिन अब क्या करें? मैं तो इन्हें अपनी सहेलियों के सामने भी नहीं ले जा सकती। कहीं अगर इन्होंने मेरी सहेलियों के सामने अपने दांत दिखा दिए तो मेरी तो कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी उन लोगों के सामने। माँ, आपने वो पूर्णिमा का हस्बैंड देखा ना? कितना सही है। अरे उसमें तो ऐसी कोई कमी ही नहीं है। और अगर उसे मेरे पति के बारे में पता चला ना, तो वो तो मुझे सुना सुना कर कहीं पागल ही कर देगी। अरे अब तू इतना मत सोच। अब तेरी उससे शादी हो गई है तो उसके अवगुण से ज्यादा गुणों पर ध्यान दे। थोड़ी देर बाद दामाद जी, आइए आइए, खाना खा लीजिए। सासू माँ, अभी तो हम पान खा रहे हैं, खाना हम थोड़ी देर बाद खाएंगे। अरे जीजा जी, लेकिन पान से थोड़ी ना पेट भरता है, खाना खा लीजिए। दीदी और माँ ने मिलकर आपका फेवरेट खाना बनाया है। हमारा फोन आ रहा है, बहुत जरूरी काम है, अभी आता हूँ। इतना कहकर ये पान खाने वाला जमाई घर से निकल जाता है, एक पान की दुकान में पहुंचता है और वहां पर ढेर सारे पान पैक करवा लेता है और घर आता है। घर आने पर जब वो पान का स्वाद चखता है, ये कोई पान है क्या? बकवास पान है, कोई दम ही नहीं है इसमें तो। जितेंद्र बेटा, जरा पानी ले आओ। नहीं नहीं माँ जी, पान का ना स्वाद खराब हो गया। देखो माँ, यही होता है रोज। ससुराल में रहते हुए जितेंद्र ने और कारनामे दिखाने शुरू कर दिए थे। अगले दिन, अरे ये दीवार पर क्या लिखा है? लाल लाल धब्बे। अरे राम, ये किसने किया? और कौन करेगा? आपके दामाद जी। वो ना सासू माँ, गलती से हो गया। इनका नाम बदल दो, जितेंद्र से पानेंद्र रख दो। हाँ। जितेंद्र ऐसा कुछ कर रहा था और बेचारी पायल देवी अपने जवाई को कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। खैर, शाम के समय सभी लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाएंगे। तो जब वे लोग रेस्टोरेंट पहुंचे तो, बेटा इतनी देर हो गई और तुमने ये नान रोटी खाई नहीं, क्या हुआ? ये नान रोटी पसंद नहीं है क्या? आप बताइए, नहीं तो आपके मन का कुछ और ऑर्डर कर देते हैं। अरे माँ, ये पान खाने वाले को भला ये नान रोटी कहाँ पसंद आएगी? सासू माँ, हम ना पान के बारे में सोच रहे थे। आपके पूरे एरिया में कहीं भी हमें अच्छा पान नहीं मिला। आकांक्षा भी जल्दीबाजी मचा रही थी तो हम अपना पान पैक करना ही भूल गए। अरे साले जी, आप भी कुछ करिए ना, जाइए ना, हमारे लिए अच्छा सा पान लेकर आइए, नहीं तो हमें तो खाना ही नहीं पचेगा। हाँ ए जी, ये रेस्टोरेंट है, कम से कम यहाँ तो पान की बात मत कीजिए। अरे आकांक्षा, तुम बात को समझ नहीं रही हो। हमको पान नहीं मिलता तो हमारे हाथ कांपने लगते हैं, होंठ सूखने लगते हैं।
अरे जीजा जी, समझ गया मैं। आपके लिए बहुत ही अच्छे पान का बंदोबस्त करता हूँ। बस भगवान के लिए अभी आप ये नान रोटी खा लीजिए। इन लोगों के बहुत समझाने पर जितेंद्र थोड़ा सा नान रोटी खा ही लेता है। वहीं अगली सुबह आती है और पिंटू पान लेने के लिए निकल पड़ा। पिंटू अपने जीजाजी के ऊपर बहुत गुस्सा कर रहा था, इसलिए वो कहीं से भी उठाकर सस्ता वाला पान ले आता है। वाह 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 वाह, इस पान से क्या खुशबू आ रही है, बहुत बढ़िया। जितेंद्र फट से पैकेट से पान निकालकर खाने लगता है। उसे ये वाला पान बहुत पसंद आता है और जब वो पिंटू से इसका दाम पूछता है तो इसका दाम भी कम होता है। अरे साले साहब, आज तो तुमने अपने जीजा जी का दिल खुश कर दिया। पहली बार मुझे अपने ससुराल में ना इतना अच्छा लग रहा है। कसम से क्या स्वाद है पान का, वाह 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 वाह। जितेंद्र उस पान की तारीफ करते नहीं थकता। वहीं जितेंद्र का ये नाटक देखकर उसका पूरा परिवार परेशान हो जाता है। अरे दादी, मैंने तो सोचा था जीजा जी को ये पान बिल्कुल बकवास लगेगा, लेकिन यहाँ तो खेल ही उल्टा पड़ गया। अरे बेवकूफ, ये तूने क्या कर दिया? वही तो। अच्छा साले साहब, ये लो कुछ पैसे, जाओ जाकर अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीद लो। तो अब जितेंद्र को पिंटू का खिलाया हुआ पान इतना पसंद आता है कि वो बार बार अपने ससुराल आने लगता है और वही पान का स्वाद चखने लगता है। अरे साले साहब, ये लो पैसे, जरा हमारे लिए पान लेकर आओ और बचे हुए पैसे तुम्हारे, जाओ मौज करो। पिंटू मजबूरी में पान ले आता है और जितेंद्र के हाथ में पकड़ा देता है। लो जीजा जी, खाओ। खैर कुछ दिन तक तो मामला बस जितेंद्र तक था, लेकिन फिर एक दिन वो अपने साथ 3 मेहमान और ले आया जो पान खाने में जितेंद्र से कम नहीं थे। माँ जी, इनसे मिलिए, ये है मेरे दोस्त अजय, विनोद और केशव। अरे आइए बेटा, बैठिए। नमस्कार पायल माँ जी। क्या बोला बेटा? मैं बोला नमस्कार पायल माँ जी। माँ जी ये कह रहा है नमस्कार माँ जी। अरे बेटा पहले पान निगल ले फिर बोलना। जैसे जीजा है वैसे ही उनके दोस्त भी हैं। तो जितेंद्र इन तीनों के लिए भी ढेर सारे पान मंगवाता है और वो लोग पान खाने लगते हैं। पान, ओह वाह वाह वाह। अब घर का माहौल बदल चुका था। लिविंग रूम में चाय कॉफी की जगह पान की खुशबू आने लगी थी। तभी पायल देवी ये सारी बातें अपनी बेटी को कॉल करके बताने लगी। अरे ये लोग सुबह से शाम तक यहीं बैठकर पान खाते हैं, कभी दीवार खराब कर देते हैं, कभी गमले में पिक डाल देते हैं। क्या करूं बेटा, तेरे पति हैं, उनके दोस्त हैं, मना कर दूंगी तो बुरा लग जाएगा। पायल देवी कुछ नहीं कहती और जितेंद्र के दोस्तों का आना जाना और भी बढ़ जाता है। ये लोग कहीं भी थूक देते और साथ ही साथ खाने पीने की चीज को भी जमीन पर बिखरा देते, यानी कि इनकी वजह से घर में बहुत गंदगी फैल गई थी। इसी बीच लिविंग रूम में ताश की गड्डी खुली हुई है और चारों दोस्त पान खा रहे हैं। अरे अजय, काट काट काट। अरे काट दिया, मेरे पास ट्रम्पे देख ले। अरे पत्तों से पहले पान दे, सुखा हो रहा है मुंह। जीजा 9 बजने वाले हैं, चलिए खाना खा लीजिए। अरे पिंटू, महफिल जमने दे पहले। ये सब नाटक देखकर पायल देवी का धैर्य टूट गया। तभी अगले ही दिन पायल देवी फोन उठाकर रीमा देवी को कॉल करती है। रीमा जी, मुझे जितेंद्र को लेकर कुछ बात करनी थी। हाँ बताइए, क्या बात है? वो दामाद जी बहुत पान खाते हैं, उनकी आदत दिन ब दिन और भी खराब होती जा रही है। मैं उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ लेकिन वो सुनते ही नहीं। और तो और आजकल कई दिनों से अपने बहुत सारे दोस्तों को हमारे घर ले आते हैं, चारों लोग बैठकर पान खाते हैं और पत्ते खेलते हैं। मैंने तो ये भी देखा कि पत्ते खेलने के चक्कर में उन्होंने काफी पैसे भी गंवा दिए हैं। रीमा जी, अब आप ही उन्हें अच्छे से समझाइए। अच्छा, अगर मेरा बेटा थोड़ी देर के लिए आपके घर आकर थोड़ा एंजॉय कर लेता है तो आपको दिक्कत हो रही है? अरे अगर हम लोगों से इतनी दिक्कत थी तो रिश्ता ही क्यों जोड़ा था? देखिए रीमा जी, आप मेरी बात को गलत तरीके से ले रही हैं। मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। मैं तो बस कह रही थी आप उन्हें थोड़ा समझाइए, वरना वो अपने ही स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं और पैसों की बर्बादी कर रहे हैं। अरे अरे पायल जी, हमने काफी देर से आपकी सुन ली, अब आप हमारी सुन लीजिए। वैसे तो आपकी बेटी भी अपने ससुराल को ठीक से संभाल नहीं पा रही है। काम भी देर से करती है, सुबह का नाश्ता 12 बजे बनता है, खाना 3 बजे। हम तो इस आदत से बहुत परेशान हैं, लेकिन क्या कभी हमने आपको फोन करके कहा कि आपकी बेटी यहाँ ऐसी वैसी हरकतें कर रही है? नहीं ना? तो फिर आपको मेरे बेटे से इतनी परेशानी क्यों है? देखिए पायल जी, जितेंद्र मेरा इकलौता बेटा है, उसे मैंने बहुत प्यार से पाला है। उसकी खुशी में कभी कोई कमी नहीं रखी हमने, इसलिए वो थोड़ा ऐसा हो गया है। अगर उसकी एक छोटी सी गलत आदत है भी तो क्या हो गया, कम से कम आपकी बेटी को हमारे घर में सुखी तो रख रहा है ना। लोग सही कहते हैं, चाहे कितना भी अच्छा बन जाओ, लोगों को कोई ना कोई कमी मिल ही जाती है।
रीमा जी, हम आपके बेटे की भलाई के लिए कह रहे हैं, आप इतना बुरा क्यों मान रही हैं? और ऊपर से मेरे बेटे की कमियां निकाल रही हैं। हाँ, तो मैं उसकी सास हूँ, उसकी कमियों पर उंगली उठाने का मुझे पूरा हक है। जैसे आप मेरे बेटे को भला बुरा कह रही हैं, वैसे ही सोचिए हमें कितना बुरा लग रहा होगा। रीमा जी, आप अपना बात को गलत दिशा में ले जा रही हैं। अरे बस कीजिए, मुझे और नहीं सुनना। अगर अच्छे से बात करनी हो तभी फोन करना, वरना इसकी कोई जरूरत नहीं है। और अगर इतनी ही दिक्कत है ना, तो अपने बेटे को यहाँ से ले जाइए। रीमा देवी ने तो उल्टा पायल देवी को ही खरी खोटी सुना दी और फोन भी काट दिया। उनका बर्ताव देखकर पायल देवी को बहुत बुरा लगा। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। वहीं पिंटू पास में ही खड़ा ये सब देख रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि जाकर अपने जीजा को सबक सिखा दे, लेकिन उसकी माँ ने उसे रोक लिया। थोड़ी देर बाद आकांक्षा का फोन आया। पायल देवी ने उसे सारी बात बताई। आकांक्षा भी ये सुनकर गुस्से से भर उठी। माँ, आपने तो सिर्फ उनकी भलाई के लिए बोला और वो उल्टा आपको ही सुनाने लगी। अरे बेटा, कुछ लोग ना कभी मानती ही नहीं और ऊपर से बात पलटकर हम ही गलत साबित कर देते। बस माँ, बहुत हो गया। जीजा जी को और उनके घर वालों को सबक सिखाने का समय आ गया है। बिल्कुल, हम भी वही करेंगे जो जितेंद्र ने हमारे घर में किया था। देखना कैसे उनकी समझ में आ जाएगा कि किसी के घर में गंदगी फैलाना कैसा लगता है। मैं आती हूँ थोड़ी देर में घर। आकांक्षा अपनी माँ के घर पहुंच जाती है और पिंटू से ढेर सारा पान मंगवा कर रख लेती है। अब अगले ही दिन दोनों जितेंद्र के घर जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इस बार खाली हाथ नहीं, बल्कि अपने मुंह में खूब सारा बेसरा पान भरकर। वो लोग जैसे ही जितेंद्र के घर पहुंचे, दरवाजा रीमा देवी ने खोला। अरे पिंटू, आकांक्षा। आंटी जी प्रणाम। हाँ प्रणाम। दोनों अंदर आए और सीधे ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गए। पान का स्वाद लेते लेते आकांक्षा ने जानबूझकर सोफे के कोने में थूक दिया। पिंटू ने बिस्तर के पास वाली दीवार पर लाल निशान बना दिया। अरे अरे, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? घर में ऐसे थूकते हैं क्या? अरे आंटी, आपने तो कहा था छोटी छोटी गलत आदत कोई बड़ी बात नहीं होती, और वैसे भी पान खाना कोई बुरी बात थोड़ी ना। सच में सासू माँ, पान का स्वाद ना हमारे दिल और दिमाग में चढ़ गया। और एक बार आपको ट्राई करना चाहिए, कसम से मजा आ जाएगा। अरे लेकिन ये घर में हर जगह थूकना, ये तो बिल्कुल गलत है। और क्या, ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है? गलत? अरे जीजा जी भी तो यहीं वहीं पिक करते हैं, आप दोनों भी तो उन्हें कभी नहीं रोकती। हमें तो बस उनकी तरह एंजॉय करना है। अरे ये क्या नाटक कर रहे हो तुम लोग? अरे पापा जी, हम लोगों को भी पान अच्छा लगने लगा है, आप बात को समझिए, ये कोई नाटक नहीं है। अच्छा ठीक है आंटी जी, अंकल जी, आप लोग कहते हैं तो हम लोग इधर उधर नहीं थूकेंगे। वी आर वेरी वेरी सॉरी अंकल आंटी। थोड़ी देर के लिए वो लोग शांत हो जाते हैं, लेकिन वहीं शाम के समय जब रीमा देवी और उनका पति बबलू जितेंद्र के कमरे में पहुंचते हैं तो कमरे की हालत देखकर एकदम डर जाते हैं। वो दोनों देखते हैं कि जितेंद्र के बिस्तर की चादर एकदम लाल हो चुकी है, और तो और वहां रखे कुर्सी, टेबल, टीवी के पास वाली दीवार पर पान ही पान थूका हुआ था। अरे तुम सब पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? अरे रीमा जी, वो क्या है ना, हम लोग खुद को रोक नहीं पाए और गलती से हो गया, माफ कर दीजिएगा। हाँ ससुमा, गलती हो गई, हम लोगों ने जानबूझकर नहीं किया ये सब, बस मन कर रहा था थूक दे तो थूक दिया। आपको पता है ना, पान खाने वाले खुद को रोक नहीं पाते, है ना ससुमा? रीमा देवी कुछ नहीं बोलती और चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाती है। वहीं थोड़ी देर में पिंटू के बचपन के दो दोस्त भी आ गए और जितेंद्र भी काम से घर आ गया। तो जीजा जी हो जाए, ये लो आपका फेवरेट वाला पान। ओहो साले साहब, आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। सबके मुंह में पान था और सभी लोग यहाँ बैठकर पत्ते खेलने लगते हैं। चल चल, अब असली खेल शुरू होगा, चल। चारों लोग पान खाते खाते ताश खेलने लगे। खेल के बीच में पिक की बौछार शुरू हो गई। कोई दीवार पर, कोई खिड़की के पास, कोई गमले में थूकने लगता है। अरे बस करो, ये क्या गंदगी मचा रखी है घर में? अरे आंटी, अब तो खेल के मजे में ये सब होता ही है। जीजा जी के साथ बैठकर पान और ताश, आह यही तो लाइफ है। जीजा जी लो लो और पान लो। वाह बेटी, वाह दामाद जी, आज तो आप बहुत कम पान खा रहे हैं, और खाइए ना, हमें ना आपकी आदत बहुत अच्छी लगने लगी है, बहुत अच्छा। जी घर का हाल देखो, बहू सबके साथ बैठकर ताश खेल रही है और पान भी खा रही है, और ये बेवकूफ उसे कुछ बोल भी नहीं रहा है। बंद करो ये सब, बंद करो। लेकिन ये सब कहाँ रुकने वाले थे। पिंटू, आकांक्षा और पायल देवी जानबूझकर ताश का खेल लंबा खींचते रहे और बीच बीच में पान की पीक से जगह जगह लाल निशान बनाते रहे। अरे भाई, अब तो लगता है ये घर भी हमारे घर जैसा ही लगने लगा है। हाँ, यहाँ भी ना अब वही माहौल है जो जीजा जी ने हमारे घर में बनाया था। रीमा देवी अब बिल्कुल परेशान हो चुकी थी। उन्हें समझ में आ गया था कि पिंटू और आकांक्षा क्या कर रहे हैं। उनकी आंखों में शर्म और गुस्सा दोनों झलक रहा था। ओहो, फ्रिज में तो सारा सामान भरा पड़ा है, देखो। अरे दोस्तों, देखते क्या, आओ टूट पड़ो।
पिंटू के जंगली दोस्त जल्दी से फ्रिज को खोलते हैं और फ्रिज में रखे सारे खाने के सामान को खा जाते हैं। और तो और पूरे किचन को गंदा कर देते हैं, सारा सामान यहाँ वहां फैला देते हैं और हॉल रूम को भी एकदम गंदा बना देते हैं। अब जितेंद्र उठता है और देखता है कि उसके घर की क्या हालत हो गई है। जी, तब से आप इन लोगों को यहाँ से भगा रहे हैं, लेकिन ये लोग तो भागने का नाम ही नहीं ले रहे। और तू जितेंद्र, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। इसके बाद दोनों पति पत्नी तंग होकर अपने सर पर हाथ रखकर कोने में बैठ जाते हैं। ये देखकर पायल देवी, पिंटू और आकांक्षा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और इन दोनों के पास आते हैं। तब आकांक्षा की माँ आकांक्षा की सास रीमा देवी की लाइन को रिपीट करती है। क्यों रीमा जी, आप ही ने तो कहा था हर इंसान में कोई ना कोई कमी तो होती है और उसे हमें नजरअंदाज कर देना चाहिए। भगवान, अब तो फिर शुरू हो गया। अब समझ लो आधा घंटा ये हॉर्न चलता ही रहेगा। अरे माँ, मैं तो कमरे से भाग कर तेरे पास आ गया। वहाँ रुकना तो मान ले किसी के बस की बात नहीं है। भाई, मानना पड़ेगा तुझे, क्या हिम्मत पाई है। भाभी की मोटी बात को झेलना तो किसी के बस की बात नहीं है। तभी पड़ोसन आ जाती है। देख लीजिए बहन जी, ये रोज सुबह जो आप लोग अपने घर की फर्नीचर जोर जोर से खिसकाती है ना, इससे हम लोग काफी डिस्टर्ब होते हैं। वो क्या है ना, हम लोगों के घर भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं और रोज रोज घर का सामान इधर उधर कौन करता है। सास को पड़ोसन की बात पर गुस्सा आ जाता है। फिर आप आ गई दरवाजे रो ना रोने। अरे रोज सुबह सुबह भगवान दिखे ना दिखे, आपकी शक्ल जरूर दिख जाती है। और आंटी, ये आवाज फर्नीचर खिसकाने की नहीं है, दिख रहा है आपको? देख रही है ना कि हम सब आपके सामने खड़े हैं और फर्नीचर अपनी जगह पर, तो ये आवाज उसकी नहीं है, समझ गई ना? अब रास्ता नापिए। पड़ोसन हैरान होकर घर वालों को देखती है, फिर बड़बड़ करती निकल जाती है। न जाने क्या करते हैं ये लोग रोज सुबह सुबह। एक बहू ही है इनके घर में कायदे की, वरना तो सारा फैमिली गंवार है। पड़ोसन जा ही रही होती है कि सामने से बहू आ जाती है। सही बोल रही है आंटी जी, बैठिए ना, चाय बनाती हूँ मैं। रहने दे, तेरी सास ने जो खरी खोटी सुनानी थी सब सुना दिया बेटा, चल चलती हूँ। बहू पड़ोसन से तारीफ सुनकर फूली ना समा रही थी। देखा कैसे मोहल्ला तक तारीफ करता है मेरी। और एक आप लोग हैं बिना बात के लड़ते रहते हैं आसपास वालों से। हाँ छोटे, तुझे बता देना था ना आंटी को कि रोज सुबह ये जिस आवाज की शिकायत लेकर आती है वो कहाँ से आती है। बहू समझ जाती है कि उसके मोटे पाद की बात हो रही है। वो कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। फिर एक रोज, भाभी वो क्या है ना, मैं पार्लर जा रही हूँ, अब जरा माँ को बता देना। ओए, वहां तो मुझे भी जाना था, चलो मैं भी चलती हूँ। क्या बात है, ननद भाभी कहाँ जा रही है? वैसे छोटी, आज वो पड़ोसन नहीं आई भला बुरा बोलने। वो क्या है ना माँ, दीपा ने आज मोटी पाद नहीं मारी सुबह तो और आज मैं भी आराम से सोया, कम से कम एक दिन तो आराम मिला। अरे छोटी, चल जल्दी पार्लर, वो क्या है ना, लेट हो रहा है। ननद भाभी चली जाती है और घर पर सास। लगता है बहू की मोटी पाद की आदत खत्म हो गई। शुक्र है भगवान तेरा लाख लाख। हाँ माँ, आज देखना मेरा चेहरा भी कितना रिलैक्स लग रहा है। वहीं पार्लर में, क्या बात है भाभी, आज तो आपने मोटी पाद नहीं मारी, क्यों? अरे पता नहीं, वो जो एक मोटा वाला गोला रोज पेट में आता है ना, वो आज सुबह आया ही नहीं। मैं खुद हैरान हूँ। चलो भाभी, कोई बात नहीं, अच्छा ही तो है। कि तभी एक औरत नाक में हाथ रखकर, छी, न जाने कौन पाद कर निकल गया। अरे धीरे से पाद कर निकल गई होगी और पीछे हम लोगों को बदबू में डाल गई। अब कोई मशीन तो बनी है नहीं कि पता लगा ले कि किसने पादा, क्यों बहन? हाँ सही बोल रही हैं। मैं तो कहती हूँ ये जो फुस से पाद कर निकल जाते हैं ना, एक नंबर के कायर होते हैं। अरे पादना है तो मोटा पादो, क्यों? ननद भाभी की बात पर हैरान रह जाती है कि तभी पार्लर वाली, जिसे दीपा में अपना मोटा कस्टमर दिख रहा होता है, कहती है, और क्या, सही बोल रही हो,
मोटा पा दो, मोटा। ये क्या फुस करके निकल गई। सही बोल रही हैं आप। दीपा को सपोर्ट मिलता है तो वो भी खुश हो जाती है। वैसे क्या क्या करवाना है आपको, आ जाइए। तभी दीपा अजीब सा मुंह बनाने लगती है। क्यों, क्या हो गया भाभी? कोई बात नहीं, मैं पहले करवा लेती हूँ, आप आराम करें। अरे लग रहा है इन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है। मैं जरा 2 मिनट बाहर होकर आती हूँ। लेकिन तभी पार्लर वाली कहती है, अरे बाहर क्यों? पार्लर है मेरा एसी वाला, चारों तरफ से बंद है, ना अंदर की हवा बाहर आ सकती है ना बाहर के अंदर। आप आराम करिए, यही मैं पहले आपकी ननद का कर दूं, फिर आपका करती हूँ, ठीक है ना? दीपा तो समझ चुकी थी कि अब वो सैलाब उसके पेट से उमड़ घुमड़ रहा है, जिसके बाद वातावरण में शांति भंग होती है। ननद को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। अरे भाभी सही तो कह रही हैं आंटी, बैठ जाइए ना। बैठ जाइए ना, ये तो हो गया, लेकिन ये क्या? दीपा का गोला बड़ी पाद बनकर बाहर निकल ही जाता है और जोर से आवाज होती रहती है। हाय रे चीची, देख लो, गरजने के साथ कुछ बरस पे तो नहीं गया। हमें बाहर जाना है, बाहर का रास्ता कहाँ है? मेरा तो सोता बच्चा डर के मारे उठ गया। हाय रे, क्या है ये? मेरे पूरे कस्टमर भगा दिए। इतनी मोटी पाद तो मैंने अपने जीवन में नहीं सुनी। अरे कौन पाता है इतना मोटा? हाय रे मेरे कस्टमर। क्यों, अभी आप ही तो बोल रही थी ना कि फुस करके तो कायर भागते हैं। देखो, वीर लोगों की पाद ऐसी होती है। चलो अब हाथ चलाओ फेशियल में, हम लोगों की तो आदत है। अरे चलो चलो, मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुक सकती हूँ। अरे लेकर जाओ इन्हें यहाँ से। अरे कैसी औरत है, शर्म हया कुछ नहीं है इसमें। अरे भगाओ ना इसे। दीपा लोगों की बात से डर जाती है। वो ननद के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। ननद भाभी का हाथ पकड़कर कहती है, भाभी डरिए नहीं, ये हम लोगों की गलती है कि आपका सब मजाक बनाते रहे और हम भी आपको ही दोष देते रहे। भाभी, आपका इलाज करवाना हम लोगों का फर्ज था, लेकिन वो काम हमने नहीं किया, तो अब आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना। ननद सबके सामने भाभी के लिए लड़ती है और घर आकर, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। अरे क्यों, क्या हो गया? बच्चा है क्या पेट में? हाँ, क्या हो गया बहना? वो भाभी को पाद की आदत है ना, तो उसके लिए। अरे अजवाइन खा, गरम पानी पी, डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? और क्या बोलोगी? पाद आती है, वो भी मोटी मोटी। अरे मैं नहीं जाऊंगा इसके साथ। शर्म के मारे मैं तो किसी से आंख भी नहीं मिला पाऊंगा। ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? भाभी जहाँ जाती हैं उनकी मोटी पाद की वजह से उन्हें शर्म झेलनी पड़ती है। और याद रखिए, ये बीमारी भाभी मायके से नहीं लाई, बल्कि यहाँ आकर उन्हें लगी। उन्हें ना यहाँ उनके हिसाब से वातावरण मिल रहा है, ना शुद्ध खाना पानी। ये तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि उनकी समस्या सुने और समाधान करें, ना कि उसका मजाक उड़ाए। रहने दीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी। कोई बात नहीं, सच्ची ये शर्म की तो बात है, तो कोई क्यों साथ देगा मेरा? ये बोलकर वो जा रही होती है कि नहीं, छुटकी ठीक बोल रही है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। हाँ, और पैसे मैं दे रही हूँ, हमें माफ कर दे बहू। शादी यानी दुल्हन के लिए कभी खुशी कभी गम वाली स्थिति। एक और जमकर बज रहे ढोल नगाड़े मन में खुशी की लहर उठाते हैं, वहीं दूसरी ओर नए घर में नए लोगों के बीच में एडजस्ट करने का सोचकर भी बेचारी दुल्हन के पेट में गुड़ 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 होने लगती है। रमा हमारी कहानी की नायिका है, जिसका रिश्ता पक्का हुआ है कुणाल के साथ, और आज कुणाल का पूरा परिवार रोकी की रस्म करने के लिए उसके घर आया हुआ है। तो बेटा पढ़ी लिखी हो तुम, कॉलेज में बच्चों को अर्थशास्त्र पढ़ाती हो, वो सब तो ठीक है, लेकिन बेटा घर गृहस्थी का अर्थशास्त्र भी जानती हो या फिर किताबी ज्ञान ही लिया है? शादी का पहला फंक्शन और सास के मुंह से ये ताने रूपी तीर जाकर मानो रमा के सीने में गहरे तक धंस गया था। वो क्या है ना मम्मी जी, घर के कामों पर सच बताऊं तो कभी उतना ध्यान नहीं दिया, उतना समय ही नहीं रहता था। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किचन में चमचा पकड़ना भी ना आए, थोड़ा बहुत तो कर लेती हूँ,
बाकी समय के साथ हाथ साफ हो जाएगा। आप तो समझती है ना बहन जी, आजकल की लड़कियां कहाँ लड़कों से किसी मामले में पीछे हैं। पढ़ाई लिखाई कोचिंग उसके बाद नौकरी, ये तो आप समझिए हमेशा से बिजी ही रही। समय कहाँ होता था इसके पास कि इसको रसोई और घर के बारे में ज्यादा कुछ सिखाए। लेकिन बिटिया हमारी बहुत गुणी है, हमने कुछ खास इसे सिखाया नहीं, लेकिन स्वाद के मामले में हमें भी पीछे छोड़ देती है। इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है और इसके हाथ की नरम नरम रोटियां खाकर तो इसके पापा आजकल हमारे हाथ की रोटियां खाने को तैयार नहीं होते। यकीन ना हो तो पूछ लीजिए उनके पापा से। बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है हमारी श्रीमती जी। अरे आप हमारे घर की रौनक लिए जा रही है बहन जी, हमें तो इसके बिना जीने की आदत ही नहीं है। जब से बिटिया सयानी हुई है, बिटिया के हाथ की चाय, बिटिया के हाथ की गरम गरम रोटियां, हाय हाय हाय। हम दुकान से आते ना तो बिटिया दौड़कर हमारे लिए ठंडा ठंडा पानी लेकर आती है। सबके बारे में सोचना, सबकी परवाह करना, ये सब शायद बेटियों को सिखाना ही नहीं पड़ता। ऊपर वाला खुद ये गुण भर भर कर भेजता है इन्हें। देखिए भाई साहब, वो क्या है ना, बेटियों के हाथ की टेढ़ी मेढ़ी रोटियां भी स्वादिष्ट लगती हैं, लेकिन बहू से थोड़ी उम्मीद जग जाती है। अब आप ही कल को अपने मानव के लिए दुल्हन लेकर आएंगे तो यही चाहेंगे ना कि वो घर पर आकर सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रखे, घर गृहस्थी संभाले और आपकी श्रीमती जी को थोड़ा आराम मिल जाए। मेरी बातों को गलत मत समझिए, लेकिन यही दुनियादारी है। रमा की सास की बातों को सुनकर रुके में आए हुए सभी मेहमान हक्के बक्के होकर उनको देखते रह गए थे। बेटा माना कि तेरी सास ने कोई गलत बात नहीं कही, लेकिन इतने मेहमानों के बीच शादी के पहले फंक्शन के दिन ही बहू के ऊपर इस तरह से कटाक्ष करना मुझे थोड़ा अखर गया। तो देख ले बेटा, तेरे मन में कोई शंका हो तो हम कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे, और वैसे भी ये शादी अरेंज मैरिज है। इस दबाव में मत आना कि तुम्हारे इनकार करने से मम्मी पापा की प्रतिष्ठा पर कोई आंच आएगी। तुम्हारी खुशियों से ज्यादा हमारी प्रतिष्ठा जरूरी नहीं है हमारे लिए। अरे मम्मी, आप जरूरत से ज्यादा सोच रही हो। आपको याद है ना, जब एमए ऑनर्स करने के लिए मैं शहर से बाहर जा रही थी, उस समय भी आपको यही लग रहा था ना, पता नहीं मैं नए शहर में नए लोगों के बीच में एडजस्ट कर पाऊंगी कि नहीं। और जब पहले ही असाइनमेंट में टीचर ने मुझे डांट लगा दी थी तो आप तो मुझे वापस आने के लिए फैसला भी सुना चुकी थी। लेकिन मम्मा, थोड़ा सा स्ट्रांग बनना पड़ता है। अगर ऐसी छोटी छोटी चीजों से घबराकर मैदान छोड़ दूंगी तो जिंदगी का सफर कैसे कटेगा? आप ही बताइए, अगर उस दिन कॉलेज छोड़कर मैं वापस आ गई होती तो आज इतने बड़े कॉलेज में टीचर बनकर बच्चों को पढ़ा रही होती क्या? बेटी हमारी इतनी समझदार है भाग्यवान, कभी कभी तो हमें शक हो जाता है कि ये हमारी माँ है या हम इसके। क्या पापा, आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए। वैसे भी मम्मी जी ने जो कुछ भी कहा गलत तो नहीं है, मैं सब संभालूंगी। और मैं कौन सा उन लड़कियों में से हूं जो घर के कामों को देखकर जी चुराती है। आप तो जानती हो मुझे अपना सारा काम खुद से करना अच्छा लगता है। ऑफिस से घर लौटकर मैं आपके साथ भी घर के काम करती थी ना, ससुराल जाकर भी कर लिया करूंगी, वो भी तो मेरा ही घर होगा ना माँ। बेटी की बातें सुनने के बाद रमा के माता पिता निश्चिंत हो गए थे। उन्हें अब बेटी की चिंता नहीं सता रही थी। इतना यकीन हो गया था कि उनकी बेटी इतनी आसानी से मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं है। माना कि रमा की सास थोड़ी तेज मिजाज है, लेकिन उनकी बेटी सब हैंडल कर लेगी, इस बात पर अब उन्हें पूरा यकीन हो गया था। रोके के बाद सगाई और सगाई के बाद शादी का कार्यक्रम पूरा होता है और किसी गुड़िया की तरह गुलाबी रंग के जोड़े में सज सवर कर रमा पति कुणाल के आंगन में पहुंच जाती है। घर में हम 4 लोग हैं, कुल मिलाकर 12 फुलके और सब्जी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। उम्मीद है खाना कम ना पड़े। शादी से पहले लड़कियां खाना बनाने में चाहे जितनी परफेक्ट हो, लेकिन ससुराल में आकर काम करते समय हाथ न कांपे ऐसा नहीं हो सकता। शादी के अगले ही दिन से रमा की सास हेमा ने रसोई और घर की पूरी जिम्मेदारी बहू के ऊपर छोड़ दी थी। इसीलिए रसोई में खड़े होकर रमा सब्जी और रोटी का अंदाजा लगा रही थी। आज पहला दिन है, अपने अंदाजे से सब्जी बना देती हूँ, फिर खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि घर में कितनी रोटी और सब्जी की खपत है। उसी के हिसाब से बाकी दिन खाना बना दिया करूंगी। कुछ देर बाद रमा की सास रसोई में आती है तो देखती है रमा कढ़ाई में सब्जी छौंक रही है। 2 कढ़ाई भर के सब्जी बनाकर रख दी। अरे भाई, इतनी बड़ी अर्थशास्त्र की डिग्री लिए हुई हो तुम, इतना भी गुणा भाग करना नहीं आता? 4 लोगों में कितनी सब्जी इस्तेमाल होगी? 4 फुलके बनाने होते हैं और जरा सी सब्जी, उसके लिए 2-2 कढ़ाई चढ़ा रखी है तुमने गैस पर। माँ जी, कढ़ाई भर कर सब्जी नहीं बना रही हूँ, इस कढ़ाई में सूखी सब्जी है और ये रसे वाली। वो आज मेरी पहली रसोई थी ना, इसलिए मैंने सोचा कि 2 तरह की सब्जी बना लेती हूँ। अरे भाई, 2 क्या 4 तरह की सब्जी बनाओ।
लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अपनी अर्थशास्त्र की बड़ी डिग्री के चक्कर में मेरी रसोई का अर्थशास्त्र मत बिगाड़ देना। सास का बात बात पर बहू को उसकी डिग्रियों को लेकर ताने देना रमा को बड़ा अटपटासा लग रहा था। लेकिन फिर भी नई नई शादी थी, इस समय रमा के पास सास की बातें सुनने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अरे भैया, इतना आटा क्यों गूंथ रखा है तुमने? गिनती के 4 लोग है घर में, कितने फुलके बनाने? एक आधी रोटी मैं लेती हूँ, एक आधी तेरा ससुर जी, और मेरा कुणाल 2 रोटी उसकी। अरे बहू, क्या एक बार में 3 दिन का आटा लगा लिया तूने? नहीं माँ जी, वो आज पहला दिन है ना, इसलिए अंदाजा नहीं था कितने आटे की खपत होगी। आगे से मैं ख्याल रखूंगी। अब सब्जी बन ही गई है, आप लोग बैठिए ना, मैं गरम गरम रोटियां सेक कर आप लोगों को खिलाती हूँ। ये लो, यहाँ तो सब आधी और 1 रोटी खाने वाले हैं, और मैं सोच रही थी सबकी कम से कम 3-3 रोटी तो बनेगी। चलो कोई बात नहीं, जो आटा बचेगा उसे मैं सुबह नाश्ते में इस्तेमाल कर लूंगी। बात तो मम्मी जी की भी ठीक ही है, बासी आटे की रोटी खाने कोई समझदारी तो है नहीं। आगे से 4-6 रोटी का ही आटा लगाया करूंगी। दोनों सब्जियां बनकर तैयार हो गई थी। थोड़ी देर में बहू रमा ने सास ससुर का खाना थाली में लगाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया और दोनों की थाली में 1-1 फुलका रखकर उन्हें खाने के लिए कहने लगी। 5 मिनट के बाद, अरे रमा भाई, इस तरह से खाना खिलाओगे क्या मम्मी पापा को? 1 रोटी देने के बाद तुमने दोबारा रोटी पूछी नहीं उनसे। अब क्या चाह रही हो कि वो 1 रोटी खाकर खड़े हो जाए? कब से इंतजार कर रहे हैं बेचारे कि अब रोटी आए, लेकिन तुम तो भूल ही गई। लेकिन कुणाल, माँ जी तो बस 1 रोटी खाती है ना। एक तो तुमने उन्हें ठीक से खाना नहीं दिया, ऊपर से कह रही है वो 1 रोटी खाती है। इस घर में नई तुम आई हो, मेरा जन्म इसी घर में हुआ था। आज से पहले तो कभी मैं 1 रोटी खाकर नहीं उठी, और तुमने पहले ही दिन उन्हें सीधा 1 रोटी खाने के लिए कह दिया। कुणाल, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तुम्हें लग रहा है। अरे रहने दो रमा, शादी के पहले दिन ही तुमने भेदभाव करना शुरू कर दिया। मेरी थाली में 2 रोटी रखी और मम्मी पापा की थाली में सिर्फ 1 रोटी। हद हो गई भाई। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम्हारे जैसी पढ़ी लिखी लड़की इस तरह की हरकत करेगी। रमा समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर कुणाल को क्या कहे, कैसे समझाए कि अभी कुछ देर पहले सासू माँ ही उसे बता कर गई है कि वो और ससुर जी तो सिर्फ 1-1 रोटी खाया करते हैं। कुणाल के सामने रमा को नीचा दिखाने के बाद कुणाल की माँ और पापा एक के बाद एक रोटियां लेते जाते हैं और 3-3 रोटी खाने के बाद ही थाली सरकाते हैं। रमा का गूंथा हुआ सारा आटा खत्म हो गया था और कढ़ाई में बनी हुई सब्जी भी लगभग खत्म ही हो गई थी। 1-1 कटोरी सब्जी अपने लिए बचाने के बाद रमा ने लगभग सारा खाना डाइनिंग टेबल पर सर्व किया था, जिसे परिवार के सभी लोगों ने उंगलियां चाट कर खाया था। अगले दिन दोपहर में अंदाजा लग गया होगा ना परिवार में किसकी कितनी खुराक है। भगवान के लिए आज 2 कढ़ाई भरकर सब्जी बनाकर मत रख देना, पैसे कोई पेड़ पर नहीं लगते। मेरे पति और बेटे की दिन रात की मेहनत के बाद इस घर में खाना खाने को नसीब होता है, ऐसे ही बर्बादी नहीं होने दूंगी मैं। आप ऐसी बातें क्यों कर रही है माँ जी? मैं समझती हूँ कि खाने की बर्बादी करना कोई अच्छी बात नहीं है। मैं उतना ही खाना बनाने की कोशिश करूंगी जिससे सबको पूरा पड़ जाए और खाना बचे भी ना। रमा ने अंदाजे से लगभग 5 कटोरी सब्जी बनाकर तैयार कर दी थी। 1-1 कटोरी सबके लिए निकालने के बाद बची हुई सब्जी को भी उसने ले जाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया था, ताकि किसी को और लेने की इच्छा हो तो वो कटोरी से ले सके। आज तो बिल्कुल भी खाना एक्स्ट्रा नहीं बनाया मैंने। आज सासू माँ को कुछ भी बोलने का मौका नहीं मिलेगा, बल्कि आज तो मेरी तारीफ ही करेंगी वो कि एक ही दिन में मैंने कितना सटीक अंदाजा लगाया है। कुछ देर बाद सासू रसोई में आती है। ये लो, आज फिर कढ़ाई भरकर सब्जी बना दी तुमने। अरे भाई, 4 लोगों में सब्जी लगती कितनी है जो तुम इतना ढेर सब्जी बनाकर तैयार कर लेती हो? रमा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सासू माँ को परेशानी क्या है। आज तो खाना ज्यादा भी नहीं बना, फिर भी ताने मार रही है। फिर कुछ देर बाद सास माँ खाना शुरू करती है और 5 मिनट के अंदर ही अपनी कटोरी में परोसी हुई पूरी सब्जी को खाकर सफा चट कर देती है और उसके बाद डाइनिंग टेबल पर रखी हुई एक्स्ट्रा सब्जी भी अपनी कटोरी में पलट लेती है। मम्मी जी, आपने बताया ही नहीं कि सब्जी कैसी बनी है, आपको पसंद तो आई ना? अरे बहू, इसमें पूछने जैसी क्या बात है? देख नहीं रही हो तुम्हारी सास कैसे उंगलियां चाट कर सब्जी खत्म कर रही है? ऐसी कोई बात नहीं है, इसने बनाकर रख दी है 2 कढ़ाई भर के सब्जी, तो खानी तो पड़ेगी ना। अरे भाई, इनको तो आटे दाल का भाव समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमें तो पता है ना महंगाई आसमान छू रही है। सब्जी भाजी तेल सब कितना महंगा हो रहा है। ऐसे में सब्जी खत्म नहीं करूंगी तो ये तो ले जाकर कूड़े में पटक देगी। अब रोज रोज एक ही बात को कितनी बार समझाएगा कोई। कल भी समझाया था मैंने कि घर में खाना बनाने का कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। 4 फुलके सेंकने और 1 कटोरी सब्जी, उसी में सबका काम चल जाएगा। और मेरा क्या है, मैं तो ज्यादातर रात के समय खाना ही नहीं खाती हूँ।
और कुणाल के पापा, इनको तो रात के समय दूध रोटी भी चल जाती है। बस कुणाल है जिसे रोटी सब्जी खाने का शौक रहता है। उसके लिए 2 आलू काट कर 1 कटोरी सब्जी बन जाए, उसी में काम चल जाएगा। लेकिन लग रहा है बहू ज्यादा ही बड़े घर से आ गई है। रोज तेल मसाले डालकर ढेर सारी सब्जी बनाकर रख देती है। अब मरता क्या ना करता, हमारे साथ तो वो स्थिति हो गई है। ना चाहते हुए भी कटोरा भर भर के सब्जी खानी पड़ रही है। शुरू में तो रमा को यही लगा था कि शायद 1-2 दिन में वो अपने ससुराल में एडजस्ट हो ही जाएगी, लेकिन शायद ये उसकी भूल थी। दिन गुजरते जा रहे थे, लेकिन रमा की सास का टेप रिकॉर्डर बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रमा के बने हुए खाने से वो कभी संतुष्ट नहीं होती थी। वो चाहे जितना भी कम खाना बनाए, सास का तकिया कलामाकर उसका मूड खराब कर देता था। अगले दिन सुबह, बहू ये कढ़ाई भर के पोहा किसके लिए बनाया तूने? अरे भाई हम तो फल खाकर काम चला लेते हैं। आधी कटोरी पोहा कुणाल के लिए चाहिए था और आधी कटोरी तुम अपने लिए बना लेती। ये देखो बहू का हाथ कितना बड़ा खुला है, जो बनाती है कढ़ाई भर भर के बनाती है। माँ जी, अगर आपको पोहा नहीं खाना तो आपके लिए सेब काट दूं? पोहा मैं शाम को खा लूंगी। अरे छोड़ अब सेब, फिलहाल पोहा ले आ। अब बना दिए तो कूड़े में फेंकने से तो कोई फायदा नहीं है, मन मार कर खा लेंगे और क्या। शादी के बाद 10 दिनों के अंदर ही रमा को इतना समझ में आ गया था कि सास हिमा देवी को सब्जी, पूरी, पराठा सब कुछ खाने का शौक तो बहुत है, और रमा के हाथ का बना हुआ स्वादिष्ट खाना वो खूब चटकारे लेकर खाती भी है। लेकिन इस बात को कभी स्वीकार नहीं करती कि बहू के हाथ में स्वाद भी अच्छा है और रसोई के अर्थशास्त्र में भी उसका हाथ सधा हुआ है। इसलिए तारीफ करने के बजाय वो सिर्फ और सिर्फ कमियां ही गिनाती रहती। ये सासू माँ का 2 कढ़ाई सब्जी और 4 फुलके का डायलॉग तो बीमारी की तरह मेरे दिमाग में फैलता जा रहा है। इसे रोका नहीं तो नासुर बन जाएगी ये समस्या। रमा, अब तुझे अपना कमाल दिखाना ही पड़ेगा। बहुत बनली तू सीधी सादी अबला नारी। शाम के समय रमा 1 कटोरी सब्जी और गिनकर 6 फुलके बनाकर रख लेती है। अरे बहू 8:30 बज गए, खाना लगा दो भैया, अब और कितना इंतजार कराओगी? समझ नहीं आता इतनी देर तक रसोई में करती क्या रहती है ये लड़की। अरे हमारे घर में काम ही कितना है, 4-6 फुलके बनते हैं, 1 कटोरी सब्जी, उसमें भी 8:30 बजा देती है रोज रोज। रमा कुछ ही देर में डाइनिंग टेबल पर सबका खाना लगाने लगती है। सास के सामने वो फ्रूट्स काट के रख देती है और ससुर जी को 1 गिलास दूध के साथ प्लेट में 1 रोटी रखकर पकड़ा देती है, और उसके बाद अपने और कुणाल के आगे सब्जी रोटी सर्व करने के बाद बड़े आराम से खाने बैठ जाती है। ये क्या तरीका है बहू? तुम रोटी सब्जी खाओगी और हम ये सब खा के गुजारा करेंगे? क्या भाई घर में आटा खत्म हो गया है क्या? और मेरे लिए लगता है सब्जी कम पड़ गई है जो आज मुझे दूध से रोटी थमा दी तुमने। नहीं मम्मी जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना तो घर में आटे की कमी है ना सब्जी की। लेकिन मम्मी जी कहती हैं कि मैं रोज 2 कढ़ाई भर के सब्जी बना देती हूँ, जिसके चक्कर में सबको मन मारकर इतना ढेर सारा खाना खाना पड़ता है। अब सासू माँ की बातों को ध्यान में रखकर आज मैंने उनके लिए फ्रूट सलाद बनाया है। और पापा जी, जिस दिन से मेरी शादी हुई है ना, रोज मम्मी जी कहती हैं आपको तो रात को दूध रोटी ही चलती है। मैं सब्जी रोटी खिला खिलाकर आपका पाचन खराब कर रही हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस घर की बहू हूँ, कब तक मैं अपनी मनमानी करती रहूंगी। आखिर आज नहीं तो कल मुझे घर के तौर तरीकों को अपनाना तो पड़ेगा ही ना। इसीलिए मैंने आज से ही अपने अंदर सुधार लाने का निर्णय ले लिया है। रोज मम्मी जी यही कहती है ना, मैं इतना भारी भरकम खाना बनाकर रख देती हूँ कि वो फल फ्रूट खा ही नहीं पा रही, जिसकी वजह से इतने महंगे फ्रूट टोकरी में पड़े पड़े सड़ रहे हैं। इसीलिए मैंने सोचा माँ जी फल खाकर अपनी सेहत पर ध्यान दे, ये ज्यादा बेहतर होगा। ध्यान से देख लीजिए माँ जी, कोई शिकायत का मौका तो नहीं मिलेगा आज आपको। देखिए मैंने गिनकर ना 6 फुलके और 1 कटोरी सब्जी ही बनाई है। अरे कुणाल, तू क्या खा रहा है बेशरम? तेरे माँ बाप कैसे रूखा सूखा खाना खा रहे हैं और तुम दोनों मियाँ बीवी मटर पनीर खाकर दावत उड़ा रहे हो? मम्मी, आपकी उम्र में खाने पीने को लेकर आपके साथ जोर जबरदस्ती ठीक नहीं है। वो क्या ना, बेचारी रमा कई दिन से परेशान थी, तो जब उसने अपनी समस्या मुझे बताई तो मैंने इसे समझाया, मम्मी जी को जो पसंद है तुम वही बना कर दिया करो ना। और वैसे भी रोज रोज इसके ढेर सारा खाना बना देने के कारण आपको कितना स्ट्रेस हो जाता था। आपको पता भी है आजकल आधी से ज्यादा बीमारियों की जड़ ये बेवजह का तनाव है। अब आप ना बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए मम्मी। आज से रमा तीनों टाइम सिर्फ 1 कटोरी सब्जी और 4-6 फुलके बनाया करेगी। ना तो इस घर में अन्न की बर्बादी होगी और ना ही किसी का स्वास्थ्य खराब होगा। ये अब से मेरी जिम्मेदारी है। कुणाल की माँ अपने ही शब्दों के जाल में बुरी तरह फंस गई थी। बहू को दिन रात ताने देने का परिणाम ये हो रहा था, अब उसे ना तो नाश्ता मिल रहा था ना ही डिनर। अरे बहू ये क्या है, अब तूने डिनर में मेरे लिए फल काटने भी बंद कर दिए। अजीब बेहूदगी चल रही है इस घर में। सास को खाने के लिए कोई पूछ ही नहीं रहा,
बस अपनी थाली सजाकर बैठ गई महारानी। मम्मी जी, आप फिर से अपनी बातों से पलट रही हैं। आपको याद है ना, आपने कहा था कि आप रात का खाना नहीं खाती, रात का खाना खाने से आपका पाचन बिगड़ जाता है। तो बस मैंने सोच लिया आपकी सेहत में बिगड़ने नहीं दूंगी, चाहे जो हो जाए। इसीलिए मैंने सोच लिया कि आज से आप दिन में सिर्फ 2 वक्त का खाना खाएंगी। अरे बहू, भाड़ में गया ये नियम कानून। सवेरे भी तूने 1 सेब खिलाकर फिर 2 बजे लंच दिया, अब तू कह रही है मैं रात का खाना भी छोड़ दूं। अरे 4 दिन में प्राण निकल जाएंगे मेरे भूख से। लेकिन माँ जी, आप तो सालों से ऐसे ही खाना खाती आ रही है ना। अरे चुप कर नालायक। मेरी सहेलियों ने कहा था कि बहू अगर ज्यादा पढ़ी लिखी और सर्वगुण संपन्न हो ना तो हाथ से निकल जाती है, इसलिए उसके किए हुए काम में हमेशा गलतियां निकालते रहना चाहिए और अपनी बातों में गोल गोल घुमाते रहना चाहिए, ताकि रसोई और खाने के अलावा और कुछ सोच ही ना पाए। लेकिन अब मेरी आंख खुल गई है, आज के बाद मैं तेरे किए हुए काम में कोई कमी नहीं निकालूंगी। भगवान के लिए मुझे खाना ला कर दे दे, मुझे चक्कर आ रहा है। पढ़ी लिखी रमा ने साबित कर दिया था कि दिमाग का इस्तेमाल करो ना तो जलेबी की तरह सीधी सास को तार की तरह सीधा किया जा सकता है।